नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं स्टॉक बॉक्स की तरफ से आप सबके लिए बिजनेस स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर आया हूँ। यहाँ पे बिजनेस न्यूज़पेपर्स हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ने से। इसलिए हम बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स का इवैल्यूएशन करते हैं, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि कौन से फाइनेंशियल, बिजनेस या जियोपॉलिटिकल इवेंट का आप पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपके जॉब्स, फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट्स, आपके डेट, लोन्स, इन सारी चीज़ों पर, सारे खर्चों पर। तो यहाँ पर मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से। JSW-MG टू ड्राइव इन 4 लग्जरी कार्स इन 2 ईयर्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कई सारे लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करते होंगे, मे बी उनके इन्वेस्टमेंट्स होंगे, या फिर आप एसआईपी करते होंगे, या अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो उनके ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर होंगे। काफ़ी बर्जनिंग सेक्टर है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में। यहाँ पे एक नया प्लेयर अब उभर कर आया है। एमजी तो पहले से ही था, हमारे पास एमजी हेक्टर और इसके अलावा एमजी की दूसरी कार्स भी काफ़ी चल रही थी, लेकिन इन्होंने जेएसडब्ल्यू के साथ मर्जर कर लिया, एक जॉइंट वेंचर कर लिया, मैं कहूँगा ना कि मर्जर। एंड इस जॉइंट वेंचर में अब ये इंडिया में ढेर सारी कार्स लॉन्च करने वाले हैं। तो स्टोरी ये रही कि एमजी एक चाइनीज़ कंपनी है और काफ़ी इन्हें डर लग रहा था। लोग कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो इंडियन गवर्नमेंट सारी चाइनीज़ कंपनीज़ के अगेंस्ट एक्शन ले रही है। जिस हिसाब से ये कर रहे थे ग्रोथ इंडिया में, हो सकता है इनके अगेंस्ट भी ले लेती। काफ़ी नुकसान हो जाता, तो इन्होंने इंडियन कंपनी को अपना पार्टनर बना लिया। तो जेएसडब्ल्यू के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई एंड अब ये लगातार नए कार लॉन्च किए जा रहे हैं। एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब एक और नया एंट्रेंट आ गया है और काफ़ी कंपटीशन दे रहा है ये दूसरे ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी, एंड आगे देगा भी, क्योंकि ये काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहे हैं ये 10 लाख से अंडर, 10 लाख के नीचे जो स्टार्ट हो रही है वैसे इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं। इनका कहना है कि एमजी सिलेक्ट शोरूम लाइन बनाएंगे जिसमें लग्जरी कार्स को भी लॉन्च करेंगे। सबसे पहला लग्जरी कार तो अगले साल ही आ जाएगा, 2025 के पहले क्वार्टर में। एंड ये एमजी सिलेक्ट शोरूम्स अगले 6 महीनों में लॉन्च कर देंगे। तो काफ़ी तेज़ी से ये पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस नई एंटिटी में जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है और दूसरी इंडियन एंटिटीज़ है, अब 51% स्टेक होल्ड करती हैं। तो इस कंपनी, इस वेंचर के अब मालिक, मैं बोलूँगा मेजॉरिटी शेयर होल्डर इंडियन कंपनीज बन चुकी हैं और ये न्यू एज एनर्जी व्हीकल्स लाना चाहते हैं। सो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लाना चाहते हैं, प्लग इन हाइब्रिड लाना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना चाहते हैं, और अपने आप को इंटरनल कंबशन इंजन से ये दूर करना चाहते हैं। तो इस सेक्टर में अगर आप कहीं भी इन्वेस्टेड हैं, देखिए लोग तो बड़ा खुश होते हैं इस चीज़ें सोच के कि अच्छा देखिए वो रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में नए और कंपनीज आ रही है, मतलब ये बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये देखिए, मैं कहूँ कि यहाँ पर लेट्स से 10 पाउंड केक है खाने के लिए, ठीक है? एंड जब सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ पे 2 से 100 लोग हो जाएँ, तो वही चीज़ बहुत कम लगने लगेगी आपको, वही प्रॉफ़िट्स। तो वैसे ही प्रॉफ़िट्स हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ लोग हैं इंडिया में, लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स बिकने वाली हैं, लेकिन जितने नए एंट्रेंट्स इस मार्केट में आ रहे हैं, ओवरऑल मार्केट शेयर ये इनका ही तो कैप्चर करेगा, टाटा का, मारुति का, महिंद्रा का। तो इनके मार्केट शेयर से ही ये आगे अपना ग्रोथ करने वाला है कैप्चर करके। सो वी हैव टू सी कि जो हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स है उसमें किस तरीके से इफेक्ट पड़ सकता है अगले 2 साल 5 सालों में एमजी के आने से। कौन सी कंपनी को सबसे ज़्यादा टक्कर देगा? क्या ये टाटा टाटा को देगा? क्या ये मारुति को सबसे ज़्यादा टक्कर देगा? इसके प्रोडक्ट्स किससे सबसे ज़्यादा क्लोजली कम्पीट करेंगे? ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, आप जॉब भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अप कि मार्केट में चल क्या रहा है। करीब 45,000 यूनिट्स बिके हैं इंडिया में लग्जरी कार सेगमेंट में 2023 में, जहाँ 20% की ग्रोथ मिली है। यस, लग्जरी आइटम्स एंड कार्स में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडिया में ओवरऑल। एंड अगर आप देखें जो लग्जरी कार्स की प्राइसिंग होगी जेएसडब्ल्यू की, तो उनका ये कहना है कि प्राइस पॉइंट पर्सपेक्टिव से रखेंगे। हर प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है ये लाना चाहेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि इंडिया में सबसे, देखिए अगर आप भी आज कार कंपनी स्टार्ट करते हो तो आप देखोगे कि लग्जरी कार में कौन सा प्राइस पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा कार्स बिकती है, और उसी प्राइस पॉइंट पे कंपटीशन भी सबसे ज्यादा होगा। सारी कंपनीज उसी प्राइस पॉइंट पे कार लाना चाहेंगी जिस प्राइस पॉइंट पे इंडिया में सबसे ज्यादा लग्जरी कार्स बिक रही है। तो हम बोलते हैं ना कि डेटा इज द न्यू ऑयल। ये डेटा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेटा पहले से पता है कि किस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज्यादा कार्स बिक रही हैं, आप उस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करेंगे। जैसे जेएसडब्ल्यू ने किया ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन्होंने कहा कि 10 लाख से अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो वहां तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। जहां कंपटीशन नहीं है हम वहां जाएंगे। और पेट्रोल और डीजल की 50 से 55 व्हीकल्स हैं 10 लाख के अंदर। सो इट मेक्स सेंस कि मैं यहाँ पर compete करूँ, क्योंकि लोगों का बजट भी सबसे ज़्यादा यही है।
आते हैं अगले सेक्टर पे। अब हम बात कर रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की किस तरीके से नई-नई कंपनीज़ आ रही हैं और इलेक्ट्रिक कार्स बनाकर बेच रही हैं इंडिया में। तो चार्ज तो आप कर रहे हो उसको, लेकिन चार्ज तो आप कोल से कर रहे हो क्योंकि इंडिया में 72% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है। तो इट्स लाइक जनरेटर चला के आप किसे चार्ज कर रहे हो? अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर रहे हो। सो नॉट एब्सोल्युटली उस अमाउंट का पॉल्यूशन होगा उसमें, बट येस कोल इज़ अ बिग पोल्यूटेंट। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी लाना भी बहुत ज़रूरी है और रिन्यूएबल एनर्जी को $386 बिलियन का कमिटमेंट मिला है। येस, आइए डिस्कस करते हैं। लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 386 बिलियन की कमिटमेंट्स आई है। सो काफ़ी बड़ा यहाँ पे कमिटमेंट हुआ है एंड ये हुआ कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स भी थे और इन्होंने कहा है कि इंडिया में ये 570 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बनाना चाहते हैं। 2030 तक इंडिया का गोल है 500 गीगावाट की एनर्जी पे शिफ्ट होने का। आप देख रहे हो इंडिया में पावर सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। सिर्फ परफॉर्मेंस में ही नहीं, स्टॉक प्राइस में भी देखो, इनकी बैलेंस शीट और रेवेन्यू तो ग्रो कर ही रही है, स्टॉक प्राइस भी, स्टॉक मार्केट में इन्होंने मल्टी बैगर बन चुके हैं कंपनीज। इतना रिटर्न दे दिया इन्होंने पिछले 5 सालों में। इसका रीजन क्या है? इतना इन्वेस्टमेंट आना। रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे 100 गीगावाट कैपेसिटी एडिशन खुद कह रहा है मैं करूंगा 2030 तक। एनटीपीसी कह रहा है 41.3 गीगावाट। रिन्यू कह रहा है 40 गीगावाट ऑफ कमिटमेंट। तो इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स आ रहे हैं। इनका कहना है कि हमने कमिट किया कि हम डबल कर देंगे अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को और इनका जो मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग है इसको 6 गीगावाट तक ले जाएंगे। ये कहना है रिन्यू का। एंड काफी बढ़िया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होगी इसके लिए हमें, बिकॉज विदाउट इन्वेस्टमेंट्स तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पैसा चाहिए, राइट? मैं कह रहा हूँ मेरे पास $1 बिलियन आइडिया है। 100 अलग अलग सिटीज में आप जमीन खरीदो, उस पर अपार्टमेंट्स बनाओ, सस्ते जमीन खरीद के 2 साल बाद जमीन के रेट भी बढ़ जाएंगे और आप रेंट भी कमाओ, ठीक है। लेकिन क्या मेरे पास इतना पैसा है? नहीं। पैसा कहाँ से आएगा? या तो लोन से या इक्विटी से। तो यहाँ पे पैसा गवर्नमेंट लाना चाहती है, इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है प्राइवेट सेक्टर से। गवर्नमेंट तो पैसा खर्च कर ही रही है ऑफ कोर्स, बट एक लिमिटेड अमाउंट तक ही गवर्नमेंट लोन ले लेकर पैसे खर्च कर सकती है। गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी डेट है। तो यहाँ पे कंपनीज भी इंडिया में बहुत सारी है। अगर मैं बताऊँ, काफ़ी सारे बड़े कंग्लोमरेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ओवरऑल टोटल मिला करके 338 गीगावाट, सेल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 239 गीगावाट एंड विंड टर्बाइन की बात करें तो 222 गीगावाट के कमिटमेंट आए हैं। सबसे ज़्यादा सोलर पे आया है, इसके बाद सेल मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले तो सोलर, फिर सेल एंड लास्ट में विंड को लेके आया क्योंकि विंड के प्रोस्पेक्ट्स भी लिमिटेड है। तो ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया है कि सबसे ज़्यादा कमिटमेंट यहाँ है, फिर यहाँ है और फिर यहाँ है विंड पर। एंड इंडिया ना कि सिर्फ 5th लार्जेस्ट बट दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एंड यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है एनर्जी की। हर साल गर्मी में भी रिकॉर्ड टूट जा रहे हैं ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को अगर आप देखें। एंड अगर इलेक्ट्रिक कार्स इसी तरीके से बढ़ती हैं तो वी विल नीड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पावर सेक्टर में मुझे लगता है बहुत अच्छा आगे स्कोप है एंड अभी भी वी आर सीइंग बिग कमिटमेंट्स जो यहाँ पर आ सकते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पर और यह है एएमसीज के बारे में, क्योंकि हमने स्टॉक मार्केट की भी बात की अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं सेक्टर्स में। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने पिछले 5 साल में, एनर्जी ने बहुत अच्छे दिए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी ने, सारे सेक्टर्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बैंक्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, रिकॉर्ड लेवल पे पैसा आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अगर आप देखें क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जितना वो पैसा मैनेज कर रही है वो 37% ईयर ऑन ईयर ज्यादा है पहले से। एंड ये 59 ट्रिलियन रुपी होने वाला है अभी Q1 2025 में। 55% की ग्रोथ इक्विटी सेगमेंट ने यहाँ पे रिकॉर्ड की है ईयर ऑन ईयर, और इक्विटी 56% होता है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो काफी बढ़िया यहाँ पे इन्फो देखने को मिल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वो है जो आपसे पैसा लेती है, उस पैसे को वो मैनेज करती हैं। स्टॉक में लगाना है, बॉन्ड्स में लगाना है, क्या करना है। निप्पॉन एएमसी है जहाँ पे हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिला 54% का। आदित्य बिरला है एएमसी, यहाँ पे सबसे कम ग्रोथ देखने को मिला, फिर भी 19% है सबसे कम ग्रोथ भी। एचडीएफसी एएमसी 38% ग्रोथ, यूटीआई एएमसी 25% ग्रोथ, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन एएमसी, इनका तो इक्विटी मार्केट शेयर भी काफी बड़ा है। बल्कि यूटीआई और आदित्य बिरला का अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ शेयर्स लूज किए हैं। एचडीएफसी एएमसी के हाईएस्ट यील्ड्स हैं। अगर आप ईटीएफ की बात करें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की, तो 16% ग्रोथ यहाँ थी
और डेट में थोड़ी कमी देखने को मिली 9% की। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ओवरऑल लोग पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, और जैसे-जैसे लोग पैसा ज़्यादा लगाते जाएँगे, एएमसीज़ के रेवेन्यू और एएमसी के प्रॉफिट डायरेक्टली बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये कैसे चार्ज करते हैं, म्यूचुअल फंड पैसा कैसे कमाते हैं। मान लीजिए हम सब ने मिलके इंडिया में 10 लाख लोग हैं, उन्होंने मिलके एसआईपी करना शुरू किया और हर महीने हम लोग एसआईपी कर रहे हैं, टोटल मिला करके मान लीजिए 5,000 करोड़ की। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट तो बढ़ता रहेगा म्यूचुअल फंड का 5,000 करोड़ से हर महीने। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 1% हमसे चार्ज करते हैं फी, तो 1 लाख करोड़ मैनेज करने वाले म्यूचुअल फंड को 10,000, या फिर सिंपल कैलकुलेशन में 100 रुपए अगर कोई म्यूचुअल फंड करता है लेट्स से मैनेज, 1% वो चार्ज कर लेता है उस पे, तो आपको 1 रुपए वो वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा उसका, और वही उसका रेवेन्यू है। तो इस तरीके से बिजनेस मॉडल्स बिल्ड होते हैं एएमसीज के। और भी मेट्रिक्स होते हैं इनके, और भी चार्जेस होते हैं इसमें, लेकिन ठीक है, ओवरऑल सिंपली अगर आप देखें तो यही तरीका है इनका, इनके मैं कहूँगा इनकम को मेजर करने का। तो एसआईपी इनफ्लो तो रिकॉर्ड है इंडिया में, लोग स्टॉक मार्केट पे पूरा मैं कहूँगा विश्वास करने लग गए हैं फाइनली, एंड काफ़ी पैसा लगाने लग गए हैं। बट ये सही भी नहीं है, कई लोग बिल्कुल सारे एसेट्स को ही बेच करके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दे रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। स्टॉक मार्केट में सबसे पहला नियम है कि आप डाइवर्सिफाई करो, तो सिर्फ पैसा सारा स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए, उसको भी डाइवर्सिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। एचडीएफसी एएमसी के रेवेन्यू देखें तो 770 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, 35% ज़्यादा है, एंड कंपैरेटिवली बाकी ऑपरेशन दूसरों से तो 20% ज़्यादा ही है। डेट एक चैलेंजिंग इशू है टू टैक्स चेंजेस विद हाइब्रिड क्रेडिट, एआईएफ्स एंड डायरेक्ट बॉन्ड इन्वेस्टिंग सीइंग मोर मोमेंटम, बैंक्स आल्सो रेजिंग एफडी रेट्स। अगर एफडी रेट्स बढ़ते हैं तो ये चैलेंजिंग होगा एएमसी कंपनीज के लिए, क्योंकि लोग वहां पर भी पैसा लगाएंगे। पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये भी अलग अलग फंड्स हैं, इनको हम आराम से किसी दिन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहाँ अमीर लोग पैसा लगाते हैं हेज फंड्स वगैरह में। आते हैं अगले आर्टिकल पे, एडिबल ऑयल प्राइसेस। अभी हम लोग डेली क्रूड ऑयल डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेंट और ये सारी चीज़ें, लेकिन एक और ऑयल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये है एडिबल ऑयल। क्योंकि हमारा एक तो खर्चा बढ़ जाएगा अगर एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, दूसरा हम रेस्टोरेंट में और जहाँ पे भी खा रहे हैं उनके प्रॉफिट भी गिरने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। आप ऐसे सोचो, तो कंज्यूमर्स को अब अपने फेवरेट ब्रांड ऑफ एडिबल ऑयल के लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स बढ़ा दिया है, 22% हो गया है फ्राइडे को। एंड इम्पोर्ट हाइक आया है फेस्टिवल सीजन के जस्ट पहले, जब ये इसका कंजम्पशन बहुत हाई रहने वाला है, मिठाइयाँ इतनी बनने वाली है, दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है। इंडिया करीब 58% अपना एडिबल ऑयल कंजम्पशन इंपोर्ट करता है, बाहर से आयात करता है। एंड रिटेल इन्फ्लेशन इस कैटेगरी में अभी नेगेटिव जोन में रहा है सिंस फरवरी 2023, अभी तक नेगेटिव रहा है। तो कंपनीज जैसे कि इमामी एग्रोटेक, जो हेल्दी एंड टेस्टी एडिबल ऑयल ब्रांड है, उनका कहना है कि करीब 10 से 15% का प्राइस हाइक करना पड़ेगा इस इंपोर्ट ड्यूटी को कवर करने के लिए जो गवर्नमेंट ने लगा दिया है। ड्यूटीज ऑन क्रूड पाम, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल्स, ये भी इंक्रीज हो चुका है टू 27.5%, जो सिर्फ 5.5% था, अब 27.5% हो गया है। रिफाइंड एडिबल ऑयल पे भी ये बढ़ करके 35.75% हो गया है, 13.75% से। तो वी वुड लाइक टू नो कि गवर्नमेंट ने ऐसे नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट पे कितना टैक्स क्यों कर दिया है। मतलब जितने भी मैं बोलूँगा, चाहे कोई बिल्कुल लोअर इनकम ग्रुप में आता हो या हाईएस्ट इनकम ग्रुप में आता हो, ऑयल तो हर इंसान खाता है, एंड सबके खर्चे को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऑयल के प्राइस पे इतना बड़ा अगर इंक्रीमेंट आ जाए, जहाँ 5.5% का टैक्स है, अगर आप 27.5% कर दो, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हर्ट द पीपल अ लॉट। इससे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी एडिबल ऑयल पे, एंड हमारे फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलेगा। इम्पैक्ट होगा कंज्यूमर पे, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगी, एंड प्राइसेस करीब 10 से 15% आपके एडिबल ऑयल महंगे हो सकते हैं, जितने भी रिफाइन है और जितनी दूसरी ऑयल्स हैं आपके पास। एंड मस्टर्ड, अगर आप देखें, प्रेशर रहा है ऑयल पे सिंस अनाउंसमेंट ऑफ हाइक इन इंपोर्ट ड्यूटी, एंड मस्टर्ड ऑयल प्राइसेस जो है इट वुड बी क्लियर इन डेज टू कम। तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, 10 से 15% आप एक्सपेक्ट कीजिए। एंड क्योंकि दिवाली का भी सीज़न आ गया है, तो यहाँ पे डिमांड अपटिक भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। वॉल्यूम ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, तो एडिबल ऑयल का डिमांड ऑलरेडी काफ़ी बढ़ रहा था। अगर एडिबल ऑयल का देखें तो 12 से 15% की वॉल्यूम ग्रोथ है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, मतलब कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है एडिबल ऑयल का। एंड इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक जब यहाँ पे आएगा, तो इनका ये कहना है कि इससे सबसे पहले तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक ऑयल सीड्स फार्मर्स हैं, इनको पैसा मिल पाएगा, एंड इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी चीप इंपोर्ट से। हमारे जो देश में किसान हैं, ये काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से
बाहर वाले जो ऑयल्स थे वो काफ़ी सस्ते में आ रहे थे, तो इंडिया में कोई इंडिया वालों से खरीद नहीं रहा था। तो ये एक चैलेंजिंग इश्यू है जहाँ गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा। आते हैं अगले आर्टिकल पे, गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड हाई। अब आपके घर पे आप कॉल करके बोल सकते हो अपने घर वालों को, अपनी मॉम को कि आपने क्योंकि गोल्ड में जो भी इन्वेस्ट कर रखा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है और आगे भी एक्सपेक्टेशंस है कि गोल्ड काफ़ी बढ़िया रह सकता है। काफ़ी सारे एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं। गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर आ गया मंडे को। सबसे पहले क्यों? क्योंकि डॉलर कमज़ोर हो गया इसलिए, एंड मॉनेटरी पॉलिसी यूएस में अब ब्याज दर घटने वाले हैं और इसके कारण गोल्ड में काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है हमें। डॉलर इंडेक्स नीचे आया है 0.4% से। इसका मतलब डॉलर कमजोर हुआ है दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, गोल्ड काफी अट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि लोग डॉलर बेच करके गोल्ड को खरीदने लगते हैं। एंड एक यहाँ पर फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है वेंसडे को, यानी कि कल। एंड ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 59% चांस 50 बेसिस पॉइंट रेट कट का, मतलब 0.5% से ब्याज दर घट जाएंगे। ऐसा 59% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 41% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0 पॉइंट सॉरी कि ये नहीं आएगा, 0.5% नहीं आएगा। एंड इसके अलावा ये भी हमें देखना है कि 0.25%, आई होप कि ये कमिटमेंट जो फेडरल रिजर्व ने किया है ये पूरा हो। अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं मार्केट को क्या होगा। कोई भी अगर फेड का जो डॉट प्लान है अगर वो चेंज होता है, फेड ने जो बोला है या प्लान दिखाया है हमें, उससे अगर कुछ भी अलग हुआ तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल हो जाएंगे। तो बुलियन यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड इन्वेस्टमेंट है। बुलियन यहाँ पे मैंने ये शब्द बोला है, ये यूज़ होता है हमारे गोल्ड के लिए, प्रेशियस मेटल्स के लिए। एंड यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट्स होने वाले हैं आगे, एक्सपेक्टेड है। आपको एफडीज पे भी कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यूएस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंडिया में तो अभी वक्त है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से क्या हो रहा है, इक्विटी मार्केट में वोलेटाइल ज़्यादा हो रहा है, तो गोल्ड प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गोल्ड में काफ़ी लोग पैसा डाल रहे हैं। एंड सिल्वर देखें तो सिल्वर भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, 0.8% की इंक्रीमेंट देखने को मिली सिल्वर में। प्लैटिनम नीचे आया एंड पैलेडियम ऊपर गया। तो डेटा अगर चाइना का डेटा देखें तो ये काफ़ी बेकार डेटा आ रहा है। मैं सीधे ब्लंटली बोलूंगा, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डेटा आ रहा है। ग्रोथ का, कंजम्पशन का, कुछ भी चाइनीज गवर्नमेंट अभी कर रही है उसका असर दिखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो वी हैव टू सी कि कितना वक्त लगता है रिकवर होने में। तो काफ़ी घर में खुश होंगे आपके लोग, बट ये शादी का सीजन आ रहा है, उससे पहले गोल्ड इतने एक्सपेंसिव हो गए इंडिया में, तो मिडिल क्लास फैमिलीज इससे काफ़ी हर्ट होंगी बिकॉज गोल्ड काफ़ी उन्हें महंगा खरीदना पड़ेगा शादी के लिए। एंड नेक्स्ट मंथ से शादी का सीजन ऑलरेडी काफ़ी ताम झाम से शुरू हो जाएगा। अक्टूबर के बाद से मुझे लगता है दिसंबर एंड जनवरी एंड फरवरी में सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं। आते हैं कुछ एडिटोरियल आर्टिकल्स पर। बेटर लेट देन नेवर। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है स्क्रैपेज पॉलिसी की। यस, लोग डिस्कस नहीं करते इसे, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप कहेंगे कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है या ऐसी है जो लोगों को बोरिंग लगती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी सबसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ों से ही आती है। जितनी भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखें, आप 2007 का क्राइसिस भी देखेंगे तो उन लोगों ने फिगर आउट किया था जो बहुत ही बोरिंग चीज़ें पढ़ रहे थे। बिल्कुल ऐसा चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे थे, मैं बोलूँगा इंटेलेक्चुअली, जो कोई शायद 2 मिनट पढ़ के सो जाए या कहे कि ये क्या है, किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्क्रैपेज पॉलिसी की जो अनाउंस की गई 2021 में। और राइटर का ये कहना है एडिटोरियल के कि इसे रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीक अनुराग जैन जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के, उन्होंने इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में कहा कि गवर्नमेंट वर्क कर रही है एक स्क्रैपेज पॉलिसी पे जो पोल्यूशन पोटेंशियल पे बेस्ड होगा इंस्टेड ऑफ करंट वन जो बेस्ड है व्हीकल के एज पे। एंड स्क्रैपेज पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आप देखिए कि 15 साल दिल्ली एनसीआर में सबसे पहले तो 15 साल से पुराना कोई भी पेट्रोल गाड़ी एंड 10 साल से पुराना डीजल गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं, उसे स्क्रैप कर दिया जाता है। एंड इसकी वजह से आप देखेंगे काफ़ी पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। हर 10 साल पे अगर कोई इंसान नई कार ले तो और पुरानी कार को छोड़ दे, तो वो पुरानी कार क्या है, डंप हो रही है, स्क्रैप हो रही है। तो ऑटो इंडस्ट्री फेवर करती है स्क्रैपेज पॉलिसी क्योंकि इससे क्या होगा, रिपीट परचेज काफ़ी बढ़ेगा, लोग नई-नई कार खरीदेंगे। लेकिन क्या इतना ओवर कंजम्पशन सही है? क्या इससे पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है इतनी ज़्यादा कार बिकने से बार-बार? अगर आप एक प्रोडक्ट 20 साल चलाते हो और एक प्रोडक्ट हर 5 साल 10 साल में बदलते हो, किससे पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होगा, आप खुद सोचो। तो एस्टिमेट्स का कहना है कि जो मूव है इससे सेल्स बूस्ट होगा 4 से 5%। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर तो ये चाहता है कि बिल्कुल 5 साल में ही रूल आ जाए कि कार दोबारा आप खरीदो,
क्योंकि नई कार सभी बिकेंगी, क्योंकि इंडियंस की तो वैसे ही आदत है एक चीज़ को काफ़ी दिन तक वो बचा करके यूज़ करते हैं, काफ़ी प्रूडेंटली यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को। लेकिन पॉलिसी जो है अनाउंस नहीं की गई एट द बिहेस्ट ऑफ ऑटो इंडस्ट्री। इसका पर्पस था कि पोल्यूशन को कम किया जाए, स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर रीजन में जहाँ पे स्मॉग काफ़ी ज़्यादा होता है एवरी विंटर, एंड इसीलिए ये सारे पॉलिसीज अभी लाए गए थे। एंड 2018 का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी आया स्क्रैपिंग ऑफ ओल्डर व्हीकल्स में एनसीआर में कि इट हैज नॉट प्रोवाइडेड एन मच रिलीफ फ्रॉम द स्मॉग। आप व्हीकल्स को स्क्रैप कर दे रहे हो 10 साल में डीजल व्हीकल को, 15 साल में पेट्रोल व्हीकल्स को, इससे कितना फायदा हुआ स्मॉग पे? 2021 की पॉलिसी आई, स्पेसिफिकली टारगेट हुए 15 ईयर ओल्ड कमर्शियल एंड ओवर 20 ईयर ओल्ड प्राइवेट व्हीकल्स के, जिसमें मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट भी होंगी इनकी। तो व्हीकल्स जो टेस्ट फेल करेंगे उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा और ओनर्स को इंसेंटिव्स भी दिए गए कि वो नई गाड़ियों को परचेज करें। अब प्रॉब्लम ये कि जो नई गाड़ी हम परचेज कर रहे हैं उस पर टैक्स बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, वो महंगी होती जा रही है। पिछले 5 साल में आप गाड़ियों के दाम देखिए 50% बढ़ गए हैं। एक टाइम था जब 3-4 लाख में भी गाड़ियां आती थी, आज आप सस्ते से सस्ती ऑल्टो भी अगर आप लेने जाओगे तो वो 6 लाख कुछ भी नहीं है। अगर आप एक छोटी हैचबैक भी लेने जाओगे तो आपको 9 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 8 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे कम से कम, एक बेस या उससे जरा से ऊपर मॉडल खरीदने के लिए। तो पुरानी कार को आप कह रहे हैं बेच दो, और नई कार इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को इससे, एंड लोग ये नहीं करना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि देखिए, सबसे पहले तो एनसीआर में जो चलने वाली गाड़ियां हैं वो स्क्रैप तो होंगी नहीं, दूसरे स्टेट्स में वो चली जाएंगी, दूसरे स्टेट्स में बेच दी जाएंगी जहाँ पे रूल्स या तो बहुत ही मैं कहूँगा फ्लेक्सिबल है, ऐसे कोई रूल्स नहीं है स्ट्रिक्ट, या फिर रूल्स फॉलो नहीं कर पाती गवर्नमेंट या एग्जीक्यूट नहीं कर रही है गवर्नमेंट ज़्यादा, तो वहाँ पे वो गाड़ियाँ चली जाएंगी, बिक जाएंगी। तो कोई ऐसा ज़्यादा लाभ मिलने वाला है नहीं। अगर यूपी में वो गाड़ी चल रही है दिल्ली से निकल के, तब भी दिल्ली में उसका पोल्यूशन आएगा, या हरियाणा में वो गाड़ी आ गई तब भी उसका पोल्यूशन आएगा। तो कोई फर्क इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला जब तक कि ये पॉलिसी पूरी इंडिया में ना आए। अब रिसेंटली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने कहा है कि वो डिस्काउंट ऑफर करेंगे अप टू 1.5% to 3% स्क्रैप्ड व्हीकल्स के अगेंस्ट एक्स शोरूम प्राइस पर, और ये होगा सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स के लिए 1 से 1.5 साल तक बस। लेकिन इस पॉलिसी में राइटर का कहना है कि इट लैक्स सेंस नहीं है। एंड आप इस फैक्ट से इसे गेज कर सकते हो कि इसमें सेंस नहीं है कि अगर एक व्हीकल स्क्रैप किया ही जा रहा है कि क्योंकि वो अनफिट है यूज करने के लिए और पोल्यूशन कॉज कर रही है, तो इंसेंटिव्स क्यों देना है इसको डिसबैंड करने के लिए? एमिशन टेक्नोलॉजी जो है व्हीकल्स के लिए वो काफी एडवांस हो रहा है, तो पोल्यूशन काफी कम होता है, ग्रेट एक्सटेंट तक कम हो रहा है। अगर 2020 से आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स वो BS6 नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, एंड BS4 पहले फॉलो कर रहे थे। BS6 डीजल इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड लिमिट जहां रिड्यूस होता है, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है लिमिट यहाँ रिड्यूस हो गया है बाई 70% फ्रॉम द प्रीवियस स्टैंडर्ड BS6 इंजन में, जो अब सारी गाड़ियों में आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा है। एंड वन रीजन मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी काफी महंगी है पहले से, वो इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट जो BS6 के नॉर्म्स लेकर आई, इसकी वजह से कार कंपनीज को काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, नई इंजन बनाने के लिए, जो हमारी जेब से जा रहा है। तो पॉइंट काफी क्लियर है, अगर व्हीकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की है एंड वेल मेंटेन्ड है तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप 15 ईयर्स बाद उसे स्क्रैप कर दें, क्योंकि पुरानी गाड़ियां जो थी, जो पुराने इंजन पे बेस्ड थी, 15 साल बाद वो काफी पोल्यूशन करती थी। अब जो गाड़ियां आ रही है वो काफी नए इंजन के साथ, नए नॉर्म्स के साथ आ रही है, वहां पे इतना पोल्यूशन नहीं होगा। तो एक दिल्ली में अगर एक व्हीकल 1 लाख किलोमीटर फास्टर क्लॉक करती है एज कम्पेयर टू स्मॉल सिटी, तो गवर्नमेंट को स्क्रैप करना, करंट स्क्रैपेज पॉलिसी में फिटनेस की बात करनी चाहिए। 15 साल पुरानी गाड़ी है और अगर सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली है तो क्या वो पोल्यूशन करेगी? नहीं। आपने एक अच्छी खासी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया। एंड कोई 10 साल पुरानी गाड़ी है जो 9 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो काफी ज्यादा पोल्यूशन करेगी, मेंटेन नहीं है, ज्यादा पोल्यूशन करेगी, तो आप उसके बेसिस पे पनिश कीजिए। कोई भी मीनिंगलेस वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच मत फॉलो कीजिए, राइटर का ये कहना है यहाँ पर, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ लॉजिक। आते हैं अगले आर्टिकल पे, डिफिसिट्स, डेट एंड इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अब मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था आपको कि मेरे पास बहुत ही सिंपल आइडिया है। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी टियर 3 टियर 4 सिटीज हैं, यहाँ पे लैंड के रेट्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और लैंड अभी भी बहुत सस्ते मिल जा रहे हैं वहां पर। तो एक काम करो, 100 करोड़ का लोन लो कहीं से, या 100 करोड़ लाओ और सारे लैंड खरीद लो और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो एंड फ्लैट बेचना शुरू कर दो। बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पैसे नहीं है 100 करोड़। गवर्नमेंट के पास भी ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं। प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। यस, इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट डेट देखें तो अभी हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, जितना आज तक नहीं रहा है। 82% ऑफ जीडीपी है हमारा डेट, एंड ये एक्चुअली कम है पोस्ट पैंडेमिक हाई से, लेकिन स्टिल हिस्टोरिकल एवरेज से तो काफी ऊपर है।
अगर स्टॉक ऑफ डेट देखें तो एक मेजर डिटर्मिनेंट है ये इंटरेस्ट पेमेंट्स में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितना भी डेट है इसका इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ता है, ऐसा थोड़ी कॉस्ट फ्री डेट है। तो प्रोडक्टिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग जहां हो सकती थी वो पैसा अब कहाँ जाएगा, ब्याज में, और इसकी वजह से ग्रोथ काफी स्लो हो जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट्स रेट्स पे भी डिपेंड करते हैं जो काफी रिस्क के परसेप्शंस पे बेस्ड हैं। जितना ज्यादा रिस्क लगेगा सामने वाले को वो आपसे उतना ज्यादा ब्याज मांगेगा। तो अगर डेट लेवल ज्यादा होंगे तो इससे इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ सकते हैं और नेगेटिव फीडबैक लूप क्रिएट हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर पब्लिक बोरिंग की मैं बात करूं जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए होता है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए, डेट काफी बढ़िया हो सकता है अप टू अ पॉइंट। कई सारे इकोनॉमिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि 90 से 95% ऑफ जीडीपी एक की थ्रेशोल्ड है पब्लिक डेट के लिए, लेकिन सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं, क्योंकि जो क्रिटिकल वैल्यू है वो कम है। अगर एक डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे यूएसए है या यूके है तो 90 से 95% ऑफ जीडीपी अगर वो डेट उन्होंने ले रखा है इतना, तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अगर यही डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके लिए कम होना चाहिए। तो इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो उसके हिसाब से काफी हाई है, इनका ये कहना है, और अटेंशन मिल रहा है इस बात को, काफी सारे इकोनॉमिस्ट ये नोट कर रहे हैं। लेटेस्ट डिस्कशन आया है 3 जेपी मॉर्गन इकोनॉमिस्ट से, जिन्होंने ऑफर किया है री इमेजिनिंग ऑफ इंडिया फिस्कल आर्किटेक्चर, जो 5 पिलर पे बेस्ड है। सबसे पहला, डेट जीडीपी रेशियो रादर देन एनुअल फिस्कल डेफिसिट्स। दूसरा कि हाउ रिड्यूसिंग दिस रेशियो बाय 5 to 10 परसेंटेज पॉइंट्स शुड बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अगर हमें उधार को कम करना है, रेशियो को 5 से 10% कम लाना है डेट जीडीपी के, तो सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर करना होगा, ऐसा नहीं कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तीसरा, और ये कहना है जेपी मॉर्गन का, ठीक है, काफी रिनाउंड बैंक है, पूरी दुनिया में काफी फेमस है, एंड अमेरिकन बैंक है, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक। थर्ड, एस्टैब्लिशिंग अ रिस्क बेस्ड फिस्कल रूल्स फॉर स्टेट्स। स्टेट्स के लिए सबसे पहले तो रिस्क बेस्ड फिस्कल रूल आने चाहिए, क्योंकि स्टेट्स आप देखेंगे इतने, मैं बोलूंगा, अनएजुकेटेड तरीके से स्टेट्स पैसा खर्चा करते हैं कि अगर एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी एक स्टेट में अगर आप पैसा मैनेज करने दे दो तो वो भी बेटर तरीके से उसे मैनेज करेगा। स्टेट्स ऐसे ऐसे कमिटमेंट कर देता है जिसे फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। वो सोचता ही नहीं है पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पैसा वो ये मान के चलता है कि पैसा मेरा थोड़ी है, पैसा पब्लिक का है, मेरी जेब से थोड़ी जा रहा है। ये एटीट्यूड स्टेट्स को हटाना पड़ेगा। फोर्थ, और मैं सारे स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सो प्लीज दिस इज नॉट लाइक आई एम क्रिटिसाइजिंग अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट। यहाँ पे काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इस तरीके से खर्च करते हैं। आप खुद अगर एक बार उठा के, कोई देखता नहीं है अपने स्टेट के, जरा एक बार देखो, एक बार आप पीएनएल अपने स्टेट का, कहाँ कहाँ उन्होंने खर्च किया है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितना, और क्या वहाँ पे रिजल्ट आए हैं। चौथा, मार्केट डिसिप्लिन आना चाहिए स्टेट बोरिंग कॉस्ट के लिए। एंड पांचवा, बिजनेस साइकिल एडजस्टेड टारगेट्स और मल्टीपल ईयर्स। स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल है अबाउट थर्ड ऑफ कंसोलिडेटेड डेट के लिए। एक तिहाई, 1/3 जो टोटल डेट है इंडिया का वो स्टेट्स के पास है। एंड यहाँ पे फिस्कल मैनेजमेंट की इंप्रूवमेंट की स्कोप काफी ज्यादा है, सेंटर से तो काफी ज्यादा है। एंड काफी वेरिएशन भी है स्टेट्स के फिस्कल परफॉर्मेंस में, जहाँ पे समझना होगा और लर्न करना होगा कि वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और ये काफी हमें हेल्प भी करेगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद इस आर्टिकल में लिखा है या नहीं, आगे पता नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा है पूरा, लेकिन इंडिया में अभी हमने बजट पे ना, बजट को रिव्यू किया था इसी चैनल पे, हमारे स्टॉक बॉक्स में वीडियो है, और उसमें हमने देखा था कि इंडिया में, उसके बाद भी हमने देखा कि एक काफी जो वरीसम फिगर आ रहा है ना हमारे लिए, वो ये है कि जब गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है ना, ये बढ़ता है, तो जीडीपी भी काफी बढ़ता है। लेकिन अगर ये गिर जाए तो जीडीपी भी गिरने लगता है, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही टेंशन वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कब तक स्पेंड करते रहेगी। हमें चाहिए यहाँ पे एफडीआई, एंड इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से भी हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होगी। सरकार सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट करते रहेगी और हम ग्रो करेंगे उससे, तो बहुत समय लग जाएगा ग्रो करने में, एंड सरकार को काफी ज्यादा उधार भी लेना पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से लाएंगे, या तो टैक्स बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर टैक्स बढ़ाना भी हमें मंजूर नहीं है, और जब टैक्स बढ़ाना मंजूर नहीं है तो फिर पैसा उधार लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कहेंगे कि गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा उधार ले रही है, हम इतना उधार में क्यों आ गए हैं। तो ग्रोथ चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसे से ही ग्रोथ होगा। एंड पैसा अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हो, तो गवर्नमेंट को खर्च करना होगा। 16 फाइनेंशियल कमीशन डील करेगा इन कुछ चैलेंजेस से, जैसे कि सेपरेटली जीएसटी काउंसिल जो है वो डील करता है, जिसे हम कहते हैं न्यू सिस्टम ऑफ शेयरिंग प्रोसीड्स फ्रॉम जीएसटी, जहाँ पे इंडिया में डोमिनेंट इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स डोमिनेंट है, एंड अपोज टू डायरेक्ट टैक्सेस ऑन इनकम्स, जहाँ फाइनेंस कमीशन जो है सजेशंस देता है डिवीजन के लिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स की टैक्स कितना आया, कितना स्टेट में बढ़ना चाहिए, कितना सेंटर में बढ़ना चाहिए। ये इन एसेंस जो जेपी मॉर्गन इकोनॉमिस्ट ने 5 पिलर्स बताए हैं, वो लार्ज
फेडरल सिस्टम्स ऑफ पब्लिक एंड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू कलेक्शन पे बेस्ड है। तो सबसे पहला पजल यहाँ पे क्या है, कुछ ये फीचर्स के लिए ना कुछ पजल्स है जिन्हें सॉल्व करने की जरूरत है। सबसे पहला है इंडिया का पजल है कि इंडिया का रिलेटिवली लो टैक्स जीडीपी रेशियो है और इसे रिकॉग्नाइज किया है दशकों से हमने, लेकिन क्लियर नहीं है कि क्या इसे एड्रेस करेगा, कि क्या डायरेक्ट टैक्स बेस को और बढ़ाना चाहिए, क्या इनडायरेक्ट टैक्स रेट को एडजस्ट करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट है स्कोप का फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। दूसरा पजल क्या है कि जो सब ऑप्टिमैलिटी है इंस्टीट्यूशंस की फॉर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस, जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग, फिस्कल प्लानिंग, ट्रैकिंग एक्सपेंडिचर, मेकिंग टाइमली एडजस्टमेंट्स, इन्हें बहुत जरूरत है कि हम ये करें। बेसिक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल फिस्कल प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में स्पेसिफिकली। एंड इवन तो वर्ल्ड बैंक के जो फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं टू इम्प्रूव स्टेट्स बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी क्लियर नहीं है कि कैसे फिक्स किया जाए इस सिस्टम को एंड यहाँ पे क्या अकॉम्प्लिश हुआ है। क्रेडिट मार्केट को और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मार्केट डिसिप्लिन डिफिकल्ट रहेगा अगर क्रेडिट ट्रांसपेरेंसी पुअर है या फिर एब्सेंट है। और तीसरा पजल है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए। इंडिया के जो स्टेट्स हैं दे आर टू बिग टू फेल, तो मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को बेल आउट किया जाएगा सरकार द्वारा। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। टू बिग टू फेल का मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट है, इसने काफी सारा लोन ले लिया और बोला कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ 20,000 करोड़ का, अब भाई देखो इलेक्शन आ रहे हैं तो मैं एक पॉलिसी बनाता हूं कि मैं जितने लोगों ने लोन ले रखा है ना उसको मैं कर दे रहा हूं माफ, ठीक है, वेव कर दिया मैंने। लेट्स से मैंने गवर्नमेंट बनाई और मैंने कहा कि मैं 20,000 करोड़ रुपए का जो लोन है आप सबके ऊपर सब मैं माफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, आप या फिर ऐसा समझो मैं महाराष्ट्र का मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मैंने देखा कि इस बार स्टॉक मार्केट नीचे चला गया है। जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे थे ना उनको काफी नुकसान हुआ है ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी की वजह से। तो मैंने एक फंड बनाया, बोला कि मेरे यहाँ जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट में सबकी मैं भरपाई कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, लोन ले लिया 20,000 करोड़ का और वो लोगों में बांट दिया। अब ये लोन कौन चुकाएगा, लोग ही चुकाएंगे, ऑफकोर्स उनके पैसे से ही चुकाया जाएगा। तो मैंने क्या किया, आपके नाम पे लोन ले लिया और आपको वो पैसे दे दिए, ठीक है। यही कर रहा हूं मैं। इलेक्शन में मुझे बेटर चीजें भी मिल रही है, आपसे रिस्पांस भी बढ़िया मिल रहा है और अब यही पैसा मैं लोन लेकर एजुकेशन पे खर्च कर सकता था, हेल्थ केयर पे खर्च कर सकता था, मैं वहां नहीं करूंगा। तो एक तो ये थोड़ा सा जो कल्चर है वोटर्स को अपीज करने का शॉर्ट टर्म में, ये एक प्रॉब्लमैटिक है जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट हमेशा यही फंस जाती है। स्टेट गवर्नमेंट्स का स्पेसिफिकली यही प्रॉब्लम है। अब मैं इस लोन को अगर नहीं चुका पा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि लोग फिर से लॉस करके बैठ गए, एफएनओ कर लिया उन्होंने, जो भी किया उस पैसे से लोगों ने लॉस कर लिया फिर से। अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिफॉल्ट कर दे, अगर बोले मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं लोन चुका ही नहीं सकता, तो ये डिफॉल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट होने नहीं देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सुपरमैन बन के आएगी एंड बेल आउट करेगी। बेल आउट करने का मतलब ये जो पैसा ओ करता है स्टेट गवर्नमेंट, इसे कौन पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे बेल आउट करना कहते हैं हम। तो यहाँ पे हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना होगा, हेल्प करना होगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस तरीके से स्टेट्स एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस मिलकर पैसे को बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाए, बेटर तरीके से। तो कंक्लूड करने के लिए, अगर पब्लिक डेट को मैनेज करना है, डिफिसिट को मैनेज करना है, तो हमें रूल्स बनाने होंगे जो इनकैप्सुलेटेड हैं जेपी मॉर्गन के पिलर्स में। एंड वो रूल्स कैसे प्ले आउट करते हैं जब इकोनॉमिक ग्रोथ की ऑब्जेक्टिव है, ये हमें देखना होगा। एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंड करता है काफी कुछ कि किस हिसाब से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के पास आता है। गवर्नमेंट भी बिजनेस की तरह ही चलती है, कितना पैसा आ रहा है उतना ही खर्च करेंगे, नहीं तो बाकी उधार लेना पड़ेगा। उधार भी ऐसा नहीं है कि कितना भी ले लिया। तो इस आर्टिकल में इतना ही लिखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।